अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज 4 रियासती असम्बली इंतखाबात के नतायज का ऐलान कर दिया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार में वापसी की है। राजस्थान में एक बार फिर हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी है। 2023 के असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने अक्सरियत हासिल कर ली है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 115 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। कांग्रेस 68 सीटें जीत चुकी हैं, 1 सीट पर वो आगे है। वहीं 15 सीटों पर दीगर उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। हार कबूल करते हुए वजीर आला अशोक गहलोत ने गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश असम्बली इंतखाबात की 230 सीटों पर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। रुझान में बीजेपी को 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत मिलती दिखाई दे रही है। अब तक बीजेपी 127 सीटें जीत चुकी हैं, 37 पर आगे है। कांग्रेस 37 सीटें जीत गई है, 28 पर आगे चल रही है। अक्सरियत के लिए 116 सीटें चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इख्तिदार हाथ से खिसकने के साथ ही डिप्टी सीएम TS सिंहदेव, रियासती कांग्रेस सदर दीपक बैज समेत 5 वज़रा इलेक्शन हार गए हैं, जबकि 3 अभी पीछे चल रहे हैं। इस बीच वज़ीर आला भूपेश बघेल के इस्तीफा की खबर सामने आ रही है। वो रात 9:30 बजे राजभवन पहुंचकर गवर्नर को इस्तीफा देंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स पहुंचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग तो कह रहे थे कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। और ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ लें ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का। तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने 64 हलकों में वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करते हुए 10 साला BRS हुकूमत से इख्तिदार छीन लिया है। रियासत की तश्कील के बाद होने वाले असेंबली के तीसरे इंतखाबात में कांग्रेस ने इंतखाबात से चंद दिन कबल ही अपनी ताकत में इजाफा करते हुए गैर मुतवक्को तौर पर रियासत पर कब्जा कर लिया। BRS पार्टी को अगरचे के इख्तिदार से महरूम होना पड़ा, ताहम उस पार्टी ने सख्त मुकाबला देते हुए 39 हलकों पर कामयाबी हासिल कर ली, जबकि मजीद 3 हलकों पर उस पार्टी के उम्मीदवार सबकत में थे। इन इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने
मुख्तलिफ जमातों की शदीद मुखालिफत के बावजूद अपने 7 हलकों को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की और मज़ीद 2 हलकों जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर में खातिर ख्वाह वोट हासिल किए। इन इंतखाबात में बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि पीर के रोज़ रेवंत रेड्डी बहैसियत वज़ीर आला हलफ लेंगे। ये हलफबरदारी की तकरीब राजभवन में होगी, जिसमें कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी भी शिरकत कर सकती हैं। जो काबीना की तौसी है, ये प्रोग्राम 9 दिसंबर को होगा, जिसके लिए इंतजामात एलबी स्टेडियम में किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा दे दिया। प्रगति भवन से केसीआर राजभवन तक 2 कारों में रवाना हुए। केसीआर अपनी गाड़ी में राजभवन गए। केसीआर ने अपना इस्तीफा गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन को पेश किया, जिसे गवर्नर ने कबूल कर लिया। तेलंगाना की तश्कील के 10 साल बाद हुकूमत साजी की राह हमवार होने के फौरी बाद इतवार को कांग्रेस के रियासती हेडक्वार्टर्स गांधी भवन और तेलंगाना कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी के जुबली हिल्स में वाक़ रिहायशगाह पर ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। दूसरी जानिब हुक्मरान बीआरएस के दफ्तर पर कोई खास गहमा गहमी नहीं देखी गई। हालांकि सुबह और फिर दोपहर तक पार्टी कारकुनों और कायदीन की कसीर तादाद बीआरएस दफ्तर पर दिखाई दे रही थी, लेकिन रुझानात की इत्तलात और कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी के ऐलानात के साथ बीआरएस कायदीन आहिस्ता आहिस्ता वापस होने लगे। गांधी भवन में ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई। इस दौरान पार्टी कायदीन रक्स करते नजर आए। गांधी भवन पर जश्न की वजह से उस इलाके में काफ़ी देर तक ट्रैफिक की आमद और रफ्त में खलल पड़ा, क्योंकि कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ गाड़ियों बशमूल बड़ी गाड़ियों के ज़रिए गांधी भवन पहुँच रहे थे। तेलुगु देशम पार्टी ने हालांकि तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इतवार को कांग्रेस की कामयाबी का जो जश्न मनाया गया उसमें गैर मामूली तौर पर तेलुगु देशम के परचम नजर आए। तेलुगु देशम के कारकुन भी सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की रिहायशगाह और कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन पर जो जश्न जारी था उसमें अपनी पार्टी के परचमों के साथ शामिल हो गए। दिलचस्पी की बात यह है कि साबिक में कांग्रेस में शमूलियत से कबल रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम पार्टी में ही थे।
यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि तेलुगुदेशम ने अपने सदर चंद्रबाबू नायडू की एपी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम में गिरफ्तारी का उज़र पेश करते हुए तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात से दूर रहने का फैसला किया था। असेंबली इंतखाबात में अगरचे के कांग्रेस पार्टी ने 64 हलकों में कामयाबी हासिल करते हुए हुकूमत तश्कील देने के लिए वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली है, लेकिन बदकिस्मती से इस मरतबा कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोई एक मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुआ। इस मरतबा कांग्रेस पार्टी ने 118 के मिन जुमला 5 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनमें से कोई एक भी कामयाब नहीं हो सका। कांग्रेस पार्टी ने पुराने शहर के 2 असेंबली हलकों चार मीनार और कारवान से 2 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे और नामपल्ली और जुबली हिल्स के अलावा निजामाबाद अर्बन से भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए थे, लेकिन उन 5 में से किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस की नई हुकूमत में कोई एक मुस्लिम वजीर शामिल नहीं रहेगा, अलबत्ता काउंसिल में नुमाइंदगी के जरिए किसी मुस्लिम कायद को काबीना में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेगी, इस पर कांग्रेस हलकों में तजस्सुस पाया जाता है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में जहां कांग्रेस ने खाता तक नहीं खोला, वहीं बीआरएस ने 17 हलकों से कामयाबी हासिल की। पार्टी ने जीएचएमसी के तहत वाक़ 24 हलकों में से 17 पर कामयाबी हासिल की, जबकि दीगर 7 हलकों में से 6 में से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और 1 हलके से बीजेपी उम्मीदवार को कामयाबी हासिल हुई। मुशीराबाद से मुट्टा गोपाल, अंबरपेट से कालेरू वेंकटेश, खैरताबाद से दानम नागेंद्र, जुबली हिल से एम गोपीनाथ, सनतनगर से तलसनी श्रीनिवास यादव, सिकंदराबाद से पद्माराव गौड़, कंटोनमेंट से लासिया नंदिता, मेडचल से मल्ला रेड्डी, मलकाजगिरी से राजशेखर रेड्डी, खुतबुल्लापुर से के विवेकानंद और दीगर कायदीन बीआरएस के हैं जो इस बार इंतखाबात जीत चुके हैं। बीआरएस पार्टी అభ్యర్థిగా ఖైరతాబాద్ ప్రజలు నన్ను గెలిపించినందుకు ఖైరతాబాద్ ప్రజలకు హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ప్రధానంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు తెలంగాణ రాకముందు ఎలా ఉండేనో తెలంగాణను అభివృద్ధి చేసినా కూడా తెలంగాణ ప్రజలు ఓటు వేయకపోయినా రాబోయే రోజుల్లో మేము ఆపోజిషన్లో ఉండే నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి పాత్ర పోషించి తప్పకుండా ఎప్పుడైతే ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తారో దాని మీద గలమెత్తి తప్పకుండా న్యాయం చేయాలి। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 7 सीटों पर अपनी पकड़ और जीत को बरकरार रखा। मजलिस उम्मीदवार अकबरुद्दीन अवैसी हल्का चंद्रायन गुट्टा से, मीर जुल्फिकार अली हल्का चार मीनार से, मलकपेट से अहमद बलाला, बहादुरपुरा से मोहम्मद मुबीन, हल्का नामपल्ली से माजिद हुसैन और याकुतपुरा से जाफर हुसैन मिराज ने शानदार कामयाबी हासिल की। वाज़ेह है कि इन हल्कों पर गुज़िश्ता में भी मजलिस का ही कब्जा था। इसी तरह मजलिस के दीगर 2 उम्मीदवार हल्का जुबली हिल से राशिद फराजुद्दीन और राजेंद्र नगर से रवि यादव को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। 2018 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने सिर्फ एक गोशा महल की सीट जीती थी। उसके बाद 2 ज़मनी इंतखाबात में जो कि हुजूराबाद और दुबाक में हुए थे, उन इंतखाबात में बीजेपी को जीत मिली थी और उसकी तादाद 3 थी, लेकिन इस बार 8 अरकान असेंबली मुंतखब हुए हैं। इनमें सिरपुर से डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू, आदिलाबाद से पायल शंकर, निर्मल से महेश्वर रेड्डी, मुधोल से रामाराव पवार, आरमोर से पैडी राकेश रेड्डी, कामारेड्डी से वेंकट रमना रेड्डी, निजामाबाद अर्बन से धनपाल सूर्य नारायणा और गोशा महल से राजा सिंह शामिल हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जनसेना पार्टी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। पवन कल्याण की पार्टी ने बीजेपी के साथ मुफाहमत की थी और दोनों जमातों ने मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लिया था। जनसेना ने 8 हलकों से इंतखाबात में मुकाबला किया था, ताहम उनके तमाम उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई। फिल्म अदाकार की पार्टी खाता खोलने में भी नाकाम रही। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी की कामयाबी को तेलंगाना के शहीदों के नाम मानून करने का ऐलान किया। नताइज की इजराई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम के तवक्कुआत को पूरा करने के लिए इस कामयाबी ने कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम ने कांग्रेस को इख्तियार हवाले करते हुए रियासत में जमहूरियत की बहाली का एक काम किया है। आज बहुत खुशी की बात है, 4 करोड़ जनता हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इस देश योद्धा को आदर्श के नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलते चलते तेलंगाना को आए। 21 दिन कुछ कम 400 किलोमीटर तेलंगाना में पादयात्रा किया। हमको बहुत भरोसा उम्मीद देकर आगे कांग्रेस पार्टी को रणनीति तय करके राजनीति में कांग्रेस को जिताने के लिए बहुत कुछ मदद दिए, इंस्पिरेशन दिए और प्रियंका जी इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत सारे मीटिंग में पार्टिसिपेट किए। ये सब हमारे हाईकमांड को ऑन बिहाफ ऑफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी एंड माय इंचार्ज मानिकराव ठाकरे के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी हाईकमांड को। दूसरी बात, तेलंगाना के जनता जब जरूरत है तब सही तरीका से सही जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहते। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना देके यहाँ के जो शहीद हुए युवता उनके विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हमको संपूर्ण हम इंस्पिरेशन लिए। वो हम जो भी वादा किए, जो शहीद होकर उन लोग जो देश के लिए क्या किए वो पूरा आगे हम लेकर जाएंगे। और केटीआर ने आज ट्विटर में वेलकम किया कांग्रेस पार्टी जीत को। मैं भी बीआरएस को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये स्पिरिट आगे सरकार चलाने में भी दिखाना है, क्योंकि 10 साल अब सरकार में बैठा हुआ है, अभी विपक्ष में बैठने वाले। विपक्ष के सुझाव हमेशा हम खातिर करते हैं, पॉलिसी हम बनाएंगे, सजेशंस विपक्ष की जिम्मेदारी है सजेशन देने का। तो इसीलिए असेंबली हम चलाएंगे, विपक्ष का सुझाव लेंगे, अच्छा सरकार बना के गरीब लोगों को मदद करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी कोशिश करने वाले। इसमें हम बीआरएस और कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव, भारतीय जनता पार्टी मिस्टर किशन रेड्डी, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एंड सीपीआई सीपीएम एंड तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडराम सबके मदद लेकर सुझाव लेकर एक अच्छी सरकार बना के देश में एक आदर्श सरकार बनाने के लिए हमेशा। तेलंगाना के इंतखाबी नताइज पर कर्नाटक के नायब वजीर आला DK शिवकुमार ने रियासत के अवाम से पार्टी पर एतमाद करने पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अवाम ने तब्दीली का फैसला किया, तरक्की के लिए तब्दीली आनी चाहिए। तेलंगाना में वजीर आला के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि पार्टी इस बार फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन इज्तिमाई क़यादत पर लड़ा गया, वो यहाँ इन मसाइल पर बात करने नहीं आए। जब मीडिया वालों ने उनसे KCR और KTR के बारे में पूछा तो शिवकुमार ने कहा कि मैं KCR या KTR पर तबसरा नहीं करना चाहता, अवाम उन्हें पहले ही जवाब दे चुके हैं। BRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा कि इन इंतखाबात में रियासत के अवाम ने हमें अपोजिशन का रोल अदा करने का मौका दिया है। अवाम के फैसले का हम एहतराम करते हुए जिम्मेदार अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। नताइज की इजराई के बाद तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि गुज़िश्ता 100 दिनों से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से लेकर पार्टी के हर कारकुन ने कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत की। 21 अगस्त को चीफ मिनिस्टर ने पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। उस वक्त से पोलिंग तक BRS के कायदीन और कारकुन अवाम के दरमियान रहते हुए कामयाबी के लिए काफ़ी कोशिश की। उन्होंने कहा कि पार्टी के 60 लाख कारकुनों के वो काफ़ी मशकूर हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन तवक्को के मुताबिक नताइज बरामद नहीं हुए। I'd like to thank the lakhs of workers of the BRS party who have toiled very hard over the last 3 months for ensuring that we come back at the hustlings in a successful manner. Unfortunately, the result is definitely not what we wanted. Now, we are short by about 20 seats, but nevertheless, we have put up a valiant fight, and I am deeply grateful to the people of Telangana for blessing us with 2 consecutive terms.
2 बार उन्होंने हमें मौका दिया। 10 साल नया तेलंगाना राज्य जिसको बनाने में हमने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, अहम भूमिका प्ले किया। इसमें हमें मौका दिया गया 2 बार। कोशिश हमने तो ये की कि तेलंगाना को पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाने की, और हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके। बट इस बार हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, हम हमारा काम जारी रखेंगे। हमारे जो लीडर हैं केसीआर सर, उनके लीडरशिप में वी विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर द greater good, for the benefit of the people of Telangana, and we will assure all cooperation to the new government. We compliment and congratulate Congress Party on winning the mandate of the people. We wish them the very best in fulfilling all the promises that they have made to the people. Of course, we will play the role of a constructive opposition, which is what has been conferred upon to us by the people of Telangana, and we will play a very constructive role. I promise you that, because this is a state for which we fought hard. This is a state for which our Honorable Chief Minister and our party president has in fact risked his life. So we will do everything in our capacity to help the newly incumbent government to. रियासती वजीर हरीश राव ने इंतखाबी नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अवाम के फैसले का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने बीआरएस को 2 मरतबा इख्तियार दिया, इस मरतबा अवाम ने कांग्रेस को मौका दिया। उन्होंने इन इंतखाबात की मुहिम के दौरान बीआरएस के उम्मीदवारों की हिमायत करने वाले अवाम से इजहार तशक्कुर किया। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इसी तरह एडिशनल डीजीपी संदीप कुमार जैन और महेश भगवत को भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया। वाज़ेह है कि वोटों की गिनती के दरमियान ही डीजीपी ने दीगर पुलिस ओहदेदारों के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की थी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान डीजीपी की जानिब से रेवंत रेड्डी से मुलाकात पर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया। बादअज़ां रवि गुप्ता जो कि सीनियर IPS ऑफिसर हैं, उन्हें तेलंगाना का नया डीजीपी अपॉइंट किया गया है। असेंबली इंतखाबात के मौके पर कामारेड्डी के अवाम ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के मुकाबिल मकामी उम्मीदवार को अहमियत दी। इस हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार के वेंकट रेड्डी ने 5000 से ज़ायद वोटों से कामयाबी हासिल की। इस हल्के से मुकाबला करने वाले चीफ मिनिस्टर केसीआर दूसरे मकाम पर और रेवंत रेड्डी तीसरे मकाम पर रहे। तेलंगाना के निजामाबाद अर्बन असेंबली हल्के से कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को शिकस्त हो गई। इस हल्के से बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्य नारायणा ने 14,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इस हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने तकरीबन 60,000 वोट हासिल किए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हल्का असेंबली गजवेल से शानदार कामयाबी हासिल की। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार ईटला राजेंद्र को शिकस्त दी। वो पिछली बार से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाब हुए। केसीआर ने राजेंद्र के खिलाफ 45,000 वोटों के फ़र्क से कामयाबी हासिल की, जबकि इस हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार नरसिम्हा रेड्डी तीसरे मुकाम पर रहे। सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी कोडंगल असेंबली हल्के से कामयाब करार दिए गए, जिन्होंने हुक्मरान जमात के उम्मीदवार पी नरेंद्र रेड्डी को 30,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी। बीआरएस के नरेंद्र रेड्डी, बीजेपी के बी रमेश कुमार और रेवंत रेड्डी में हुए सैरुखी मुकाबले में रेवंत रेड्डी को कामयाबी मिली। रेवंत रेड्डी की पैदाइश 1967 में महबूबनगर ज़िले के कुंडारेड्डी पल्ली में हुई थी, जिन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BA की तकमील की। उनकी शादी जयपाल रेड्डी की भतीजी से हुई थी। इस जोड़े को एक बेटी है। रेवंत रेड्डी साल 2006 में अपने तालिबे इल्मी के दौर में ABVP के रुकन थे। उन्होंने इदारे जात मकामी के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाबी हासिल की थी। वो मुज्जल मंडल के ज़िला परिषद रुकन मुंतखब हुए थे। साल 2007 में वो रुकन कानून साज काउंसिल मुंतखब हुए और बाद तेलुगु देशम में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। वो 2009 में आंध्र प्रदेश असेंबली के लिए कोडंगल हल्के से मुंतखब हुए। उन्होंने 2014 में गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में कोडंगल से मुकाबला किया था और 14,614 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। बाद उन्होंने कांग्रेस में 2017 में शमूलियत अख्तियार की थी। उन्हें कोडंगल असेंबली हल्के से साल 2018 के इंतखाबात में नाकामी हुई, जिसके बाद वो उन्होंने पिछले पार्लियामेंट इंतखाबात में 2019 में
मलकाजगिरी मेडचल मलकाजगिरी असेंबली सीट से कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद वो सदर रियासती कांग्रेस बनाए गए थे। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी हल्का असेंबली बांसवाड़ा से मुंतखब करार दिए गए। उन्हें साल 2018 में रियासत में टीआरएस की कामयाबी के बाद स्पीकर बनाया गया था। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीं मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में स्पीकर के ओहदे पर रहने वाले किसी भी लीडर को कामयाबी नहीं मिली थी। उसकी मिसाल एन मनोहर, नांदेला मनोहर, किरण कुमार रेड्डी, सुरेश रेड्डी, प्रतिभा भारती और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद पहले स्पीकर मधुसूदन चारी की मिसाल सामने है। ताहम पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस रिवायत को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। साल 2018 में टीआरएस की कामयाबी के बाद इस रिवायत को देखते हुए कोई भी स्पीकर का ओहदा कबूल करने के लिए सामने नहीं आ रहा था, जिस पर वजीर आला केसीआर ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को स्पीकर बनाया था। बीजेपी लीडर ईटला राजेंद्र को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने 2 हलकों से मुकाबला किया था। 2 मकामात पर भी उन्हें शिकस्त हुई। आबाई हल्के हुजूराबाद के साथ साथ गजवेल से मुकाबला करने वाले राजेंद्र को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन दोनों हलकों में भी उन्हें हार हुई। हुजूराबाद में उन्हें बीआरएस उम्मीदवार कौशिक रेड्डी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि गजवेल में उन्हें केसीआर के मुकाबले हार हुई। सीनियर कांग्रेस कायद कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपने हल्के असेंबली से कामयाबी हासिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए राय दहिंदों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि रियासत के अवाम ने बीआरएस को सबक सिखाते हुए कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि वजीर आला का इंतखाब आला कमान करेगी। इस सिलसिले में नायब वजीर आला कर्नाटक डॉक्टर DK शिव कुमार, साबिक मरकजी वजीर चिदम्बरम हैदराबाद में मौजूद हैं। फोर्थ ఇయర్కి వచ్చిన విద్యార్థులు దాన్ని కూడా 6 నెలల్లోపే ఆగమేఘాల మీద పూర్తి చేసుకుంటూ దాన్ని పూర్తి చేయడం ఇంకా చాలా ప్లానింగ్స్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నా లక్ష్యం ఏంటంటే నల్గొండలో ఉన్న పేదవారికి శాటిలైట్ టీసీసీగా నల్గొండ చుట్టుపక్కల 4 సైట్స్లో పేదవారికి ఇల్లు కట్టించే కార్యక్రమం. మైనార్టీలకు కానీ దళితులకు కానీ బడుగు బలహీన వర్గాలు ఇలా వాళ్ళు సంపాదించిందో 3 వంతులు ఇంటికి రాయికే పోతున్నది. 10 ఏళ్ళకి ఇల్లు కట్టలే. అదొక ప్లానింగ్ పెట్టుకున్నాం. గొల్లగూడెంకి వెళ్ళి శేషంగూడెంకి వెళ్ళి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ప్లాన్ కూడా పెట్టుకున్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు నేను మంజూరు చేసిన నిధులు సిటీ మధ్యలోకి వెళ్ళి రాకుండా దాని ఒక ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లాగా చేయాలని దాన్ని కూడా పూర్తి చేపిస్తానని తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్కారం. సీఎం అనేది ఎంపిక టీవీలో చూస్తున్నారు మీరు. ఇది ఒక పార్టీ టీఆర్ఎస్ లాగా కేసీఆర్ గారు మోడీ దగ్గరికి పోయి నేను అన్ని చేసినా నా కొడుకుని పంపిస్తే ఆశీర్వదించు ముఖ్యమంత్రిగా అని చెప్పి కేసీఆర్ చెప్పినట్టు చెప్పదు మా పార్టీ. మా పార్టీ అట్లా చెప్పదు. ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. పరిశీలకులు వచ్చాను అలా సీనియర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి సుశీల్ కుమార్ షిండే, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రులు చిదంబరం గారు.
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।